नमस्कार, फिजिक्स की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं दिनेश शर्मा। आज हम क्लास 12th के मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में एक नया टॉपिक ले रहे हैं। द टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आज हमें बात करनी है फिर से मैग्नेटिक फील्ड की। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड आपके लिए एक जाना पहचाना वर्ड, आपने कल पढ़ा था बायोट-सेवर्ट लॉ से, वी कुड फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल करंट एलिमेंट. That means a very small current element is there, length is dl and current is I. Obviously this should not be in isolation, this is a part of some conductor. तो यदि ये किसी कंडक्टर का पार्ट है और उस कंडक्टर में से करंट जा रहा हो I, we could find what is the magnetic field at some point P. माने इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने R कहा था and this is theta angle. तो हमने देखा था कि जो dB होता है, दिस इज नॉट B, दिस इज dB, वेरी वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। हम कहे थे कल कि दिस इज म्यू नॉट बाय 4 पाई एंड दिस इज I dl sin theta divided by r square. So if these four values are known, I dl theta and r, you could find what is the magnetic field at this point ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट। और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को देखने के लिए हमने कल एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने एक लूप लिया था। यू कैन रिकॉल, या कल का वीडियो देख लीजिए। हमने एक लूप लिया था और उस लूप में से जब करंट फ्लो कर रहा था हमने क्या देखा कि इस पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड को फील किया गया था। अब इसी में थोड़ा चेंज लाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दो कंडक्टर्स हों तो क्या होगा, और इन कंडक्टर का शेप भी सीधा हो जाए तो क्या होगा। तो एक में यदि करंट अपवर्ड है और दूसरे कंडक्टर में डाउनवर्ड करंट होगा, और मान लेते हैं दोनों कंडक्टर में से I करंट जा रहा है, सो एट दिस पॉइंट विच इज इन द मिडल ऑफ दीज टू कंडक्टर्स, क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी? यस, फील्ड होगी यहाँ पर। और पॉइंट P का लोकेशन चेंज कर दें तो क्या मैग्नेटिक फील्ड पे फर्क पड़ेगा? या पॉइंट P को इधर ले जाएं या यहाँ ले जाएं, और ऐसा पॉइंट लोकेट करने की कोशिश करें कि जहां पर इन दोनों कंडक्टर्स के कारण नेट फील्ड जीरो हो जाए, या इनका डायरेक्शन चेंज कर दे तो वो नेट फील्ड जीरो कहां पर होगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको तभी मिल पाएंगे इफ यू नो द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। आइए बात शुरू करते हैं। लॉन्ग स्टेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना इनफैक्ट बायोट-सेवर्ट लॉ का एक्सटेंशन ही है। हमने इसी को इंटीग्रेट करना है एंड विल फाइंड अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आइए आज का डिस्कशन शुरू करें। तो हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो ये कंडक्टर होगा फाइनाइट लेंथ का जिसका लेंथ हमें पता होगा, या फिर ये कंडक्टर होगा इनफाइनाइट लेंथ का, राइट। तो हम शुरू करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, और उसी का स्पेशल केस लें तो वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर। सो लेट अस फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर whose length is finite, whose length is known। हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से करंट जा रहा है I, ऑब्वियसली पॉजिटिव यहाँ होगा, नेगेटिव यहाँ पर होगा। करंट इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड वी आर टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। और ये फाइनाइट लेंथ का है। मान लीजिए ये X पॉइंट है और ये Y पॉइंट है। हम बाद में इसी के स्पेशल केस से इनफाइनाइट भी निकाल देंगे। बायोट-सेवर्ट लॉ ने हमें क्या सिखाया? यदि हमें इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमें सबसे पहले एक करंट एलिमेंट का सिलेक्शन करना पड़ेगा। मान लीजिए ये dl लेंथ, ये है हमारा करंट एलिमेंट जिसमें करंट जा रहा है इस तरफ को, तो इस करंट एलिमेंट को हम IDL से ही शो करेंगे और करंट एलिमेंट को ज्वाइन करें पॉइंट P के साथ। दैट गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P विद रेफरेंस टू करंट एलिमेंट। ये ध्यान रहे हमने इस वायर में कहीं पर भी ये करंट एलिमेंट ले लिया है, ये यहां की बजाय कहीं और भी हो सकता था। खैर यहां पर तो एंगल ये थीटा है, और मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम दिस वायर इज A। दैट मींस हमारा जो रिजल्ट आएगा वो A की टर्म्स में आना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट P है और ये कंडक्टर है, इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज A। यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ वी कैन फाइंड कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट। हम उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, सो दैट बिकम्स म्यू नॉट बाय 4 पाई एंड दिस इज I dl sin theta divided by r square। That means हमें सिर्फ चार बातों का पता होना चाहिए, I, dl, r and theta, and we can find the magnetic field at this point due to this current element। और यदि करंट का डायरेक्शन यहाँ पर रिवर्स होता तो इस डायग्राम में क्या फर्क पड़ता? I तो वही है, सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया। पॉइंट P बिल्कुल वहीं पे है जितना दूर पहले था, वो मानिए पहले दूरी A थी, अब भी दूरी A ही है, और ये है हमारा करंट एलिमेंट, दिस इज dl वेक्टर,
और यहां से इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी r ही है और ये एंगल भी यहाँ 90 है। तो बताइए थीटा वही रहेगा या थीटा चेंज होगा यहाँ पर? तो थीटा होता है वेक्टर dl और वेक्टर r के बीच का एंगल, राइट। तो ये है डायरेक्शन इस बार dl की और ये है वेक्टर r, तो थीटा यहाँ पर ये बन जाएगा। तो यहाँ थीटा एक्यूट था लेकिन यहाँ थीटा ऑब्ट्यूज हो गया। इसी क्वेश्चन में मानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट वही था जो यहाँ पर है, एंड सिर्फ हमने क्या चेंज किया कि जो करंट एलिमेंट है वो नीचे की बजाय ऊपर कर लिया सिलेक्ट। दिस इज आवर डीएल नाउ। अब सोचिए अब थीटा कहां पे आएगा? सो थीटा विल बी हियर, दिस इज आर वेक्टर एंड दिस इज आवर डीएल वेक्टर। तो ऑब्वियसली थीटा जो होगा वो ऑब्ट्यूज ही होगा, यहाँ पर भी, यहाँ एक्यूट नहीं होगा। इज इट? दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो ये करंट की डायरेक्शन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट GL। दिस इज वेरी वेरी स्मॉल करंट एलिमेंट एंड वी आर टू फाइंड हाउ मच फील्ड इज देयर ड्यू टू होल वायर। उसके लिए हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन पहले हमें कुछ बातें सोचनी पड़ेगी। अब हमें एक बात यहाँ सोचनी पड़ेगी कि डीएल तो कहीं भी हो सकता है। मानिए डीएल यहाँ पे होता, इस जगह पे होता, तो थीटा चेंज हो गया होता। डीएल यहाँ होता, थीटा फिर चेंज होता, डीएल यहाँ, थीटा चेंज। तो डीएल का पोजीशन थोड़ा सा रिलायबल नहीं है। तो हमें यहाँ पर थीटा पे डिपेंडेंस को खत्म करके एक नई डिपेंडेंस ढूंढनी पड़ेगी। दिस इज एंगल फाई एंड फाई इज द एंगल विच दिस आर मेक्स विद परपेंडिकुलर लाइन। अब यहाँ ये फाई, डीएल नीचे होता फाई बढ़ जाता, और नीचे फाई और बढ़ जाता, और ये डीएल बहुत ही दूर चला जाता तो फाई लगभग 90 हो जाता। और यदि ये डीएल ऊपर लेते तो ये फाई होता, और ऊपर ये फाई, और ऊपर ये फाई, बहुत दूर तो यहां भी बढ़ते बढ़ते फाई यहां भी 90 हो जाता। इस लाइन को रेफरेंस लाइन मानेंगे तो नीचे जो फाई बढ़ेगा उसको फाई 1 कह दिया जाए और जो ऊपर वाला एंगल बढ़ेगा उसको फाई 2 कह दिया जाए। तो हम इस वायर्ड-सेवर्ट लॉ में मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन को फाई 1 से फाई 2 के बीच में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमारी अप्रोच क्या रही कि कंडक्टर चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट, मानिए कि ये पॉइंट P है, तो पहले डीएल यहां लेंगे तो देखेंगे वहां पर फाई का एक वैल्यू, डीएल यहां पर होगा, फाई चेंज हुआ, डीएल यहां हुआ, फाई फिर चेंज हुआ, यानी डीएल कैन बी एनीवेयर। तो हमने इन स्मॉल करंट एलिमेंट्स के कारण जो छोटी छोटी मैग्नेटिक फील्ड थी उनको क्लब करके एक बड़ी मैग्नेटिक फील्ड निकाल देनी है। अब एक ही काम रह गया कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं डीएल, साइन थीटा और आर, इनको फाई की टर्म्स में लिखा जाए। दैट्स ऑल। यदि आपने तीन चीजें कर ली तो हमारा एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। सो नाउ इन दिस ट्राइंगल, विच ट्राइंगल? QOP, थीटा प्लस फाई प्लस 90 इज 180 और यहां से 90 छोड़ दीजिए। दिस इज थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो वी कैन राइट दैट थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई। लेकिन हमें चाहिए साइन थीटा, so what is sin theta? This is sine of 90 minus phi, that means sin theta is equal to cos of phi। हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया एंड फर्स्ट वैल्यू इज नोन, तो sin थीटा काम तो हो गया। आगे चलते हैं। सिमिलरली इन द सेम ट्राइंगल, इन ट्राइंगल QOP, अब देखिए ये ट्राइंगल है QOP और ये इसका बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो A by R is cos of phi। So we'll write A divided by R is equal to cos of phi. So what is R? R is A divided by cos phi and this is A secant phi. That means हमने R भी निकाल दिया, R is equal to A secant phi। और पहले हमने निकाला sin थीटा, तो sin थीटा is equal to cos phi। तो अभी हम दो काम कर चुके हैं, हमने sin थीटा चेंज कर लिया, हमने R को भी चेंज कर लिया। अब हम बात करेंगे डीएल की। तो डीएल को कैसे फाइंड किया जाए? सो व्हाट वी कैन डू कि जो करंट एलिमेंट का सिलेक्शन किया था डीएल का, इसका लेंथ कितना है इस रेफरेंस लाइन से, राइट? हाउ फार इज डीएल फ्रॉम दिस पॉइंट O? तो इस परपेंडिकुलर लाइन से जो रेफरेंस पॉइंट बना था उस पॉइंट से ये कितना दूर है वो L होगा। तो पहले बात करते हैं L की और उसको डिफरेंशिएट करके वी कैन फाइंड डीएल। तो यहां से देखें तो L by A is tangent of phi। So in the same triangle QOP, this is QOP, perpendicular by base is tan phi, so we can write L by A, perpendicular by base, L or A is tangent of phi, so we can write that L is equal to A tan phi। And differentiating this equation, what we get? This is DL and this is A, tan phi का हो जाएगा secant square phi and this is D phi। So now we have found all the variables. This is DL is equal to A secant square phi D phi. So what is dB? We can write dB is equal to mu naught divided by 4 pi। I remains as it is। DL की जगह लिख लेंगे हम A secant square phi D phi।
साइन थीटा की जगह आ जाएगा कॉस ऑफ फाई डिवाइडेड बाय आर, और r is a secant phi r square, it is a square secant square phi. What we see, secant square phi gets cancelled, and this is mu naught divided by 4 pi into I by a, because a square और ये a तो a के cancel हुआ, आगे चले cos phi d phi. So this is our relation for this magnetic field due to small current element, right? So now we know the magnetic field at point P due to this current element in terms of phi, right? हमें क्या करना है, हमें तो इस पूरी की पूरी वायर के कारण कितना फील्ड वो निकालना है, एंड दैट कैन बी डन बाय इंटीग्रेटिंग. लेकिन पहले लिमिट चाहिए कि इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या रहेंगी. तो ये फाई का वैल्यू कितना जा सकता है डाउन, तो डाउन चला गया, मान लीजिए ये यहां तक, एंड लेट दिस वैल्यू इज फाई 1. ऑब्वियसली इस रेफरेंस लाइन से नीचे है, दिस इज माइनस फाई 1, और सबसे ऊपर वाला जो फाई मैक्सिमम यहां चला गया, दिस इज फाई 2. और यदि ये वायर थोड़ी लंबी हो जाए तो फाई 2 बढ़ जाएगा, और लंबी हो जाए तो फाई 2 और बढ़ जाएगा, एंड जब ये बहुत ही लंबी हो जाए, दिस पार्ट इज इनफाइनाइट, तो हम कहेंगे कि फाई 2 90 हो जाएगा. सेम केस है, लेकिन वो बात करेंगे इनफाइनाइट लेंथ के केस में. अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ फाइनाइट की, तो हमने इसको फाई 1 और फाई 2 ही रखा. तो देखते हैं क्या लिखना है आगे. नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग, let this is equation number 1, integrating equation 1 within proper limits, within proper limits. So how to integrate देखते हैं. तो ये हो गया b, and b is equal to db का इंटीग्रेशन, यानी छोटी छोटी मैग्नेटिक फील्ड्स को हमने इकट्ठा कर दिया, क्लब कर दिया, and that becomes integration of, right here, mu naught divided by 4 pi, this is I by a, and this is cos phi d phi, and limits are minus phi 1 to phi 2. Why minus phi 1? क्योंकि रेफरेंस लाइन से एंगल नीचे है. क्लियरली पता लगे कि कौन सा एंगल नीचे था और कौन सा एंगल ऊपर था. सो वी कैन राइट दैट मैग्नेटिक फील्ड B is equal to, this is mu naught by 4 pi into I by a. इनको बाहर ले आते हैं, and we are left with cos phi d phi, and this is minus phi 1 to phi 2, and that becomes mu naught I divided by 4 pi a, और cos phi का इंटीग्रेशन हो गया sin phi, और ये हो गया हमारा minus phi 1 to phi 2, and that becomes mu naught I divided by 4 pi a, and this is sine of, पहले रखेंगे अपर लिमिट phi 2 minus sine, then sine of lower limit, and what is that, minus phi 1, right? And finally we get mu naught I by 4 pi a, this is sine of phi 2, and sine minus theta is minus sine theta, this also become positive, so this is sine of phi 1 plus sine of phi 2. तो मैंने सिमेट्री के पर्पस से इसको phi 1 पहले लिख दिया. So this is a magnetic field due to long state finite current carrying conductor, and now let us find the magnetic field due to an infinite long straight current carrying conductor और long state wire. इसके कारण वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा. तो इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी सारा प्रोसीजर सेम वही रहेगा. हमने वैसे ही चलने से पहले चले थे, एंड फाइनली हम यहाँ पहुंच जाएंगे. अब देखिए कि यदि वायर का लेंथ इनफाइनाइट कर दिया जाए तो कहां कहां चेंजेस आए. क्या आई चेंज हुआ, करंट चेंज नहीं. क्या ए चेंज हुआ, क्या पॉइंट दूर गया, पॉइंट वही रखा भी. और फाई 1 और फाई 2 कितने हैं, व्हाट इज फाई 1, फाई 1 कितना हुआ, यस ये चेंज हुआ. यदि ये वायर इनफाइनाइट लेंथ की हो गई तो ये फाई आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, देख रहे हैं आप. और यदि बहुत दूर होगा तो ये फाई लगभग 90 हो जाएगा. दैट मीन फाई 1 भी 90 और फाई 2 भी 90. तो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए दो केस हो सकते हैं. मैं पहला केस लेके चल रहा हूं, केस नंबर 1. केस नंबर 1 इज दैट व्हेन पॉइंट P is near the middle of the wire. When P is near middle of the wire. So this is our wire and this is point P, and point P is near the middle of the wire. और ये वायर यहां भी एक्सटेंड हो रही है, वहां भी एक्सटेंड हो रही है. तो क्या देखेंगे कि phi 1 भी 90 हो जाएगा. सोचिए जब वायर बहुत लंबी चली जाएगी तो ये phi 1 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और phi 2 भी 90 हो जाएगा. phi 2 is also 90 degree. So our magnetic field B will be equal to mu naught I divided by 4 pi a. This is sine of 90 degree plus sine of 90 degree. You see the formula, sine phi 1 plus sine phi 2. So 1 plus 1 is 2, and 2 cancel with this 4, and finally we get B is equal to mu naught I divided by 2 pi a.
very important formula to find the magnetic field due to an infinite long state current carrying conductor. तो हमें सिर्फ दो चीजों को पता होना चाहिए, this is I and this is A. हमें यदि करंट का पता हो, हमें डिस्टेंस पता हो, we can find that what will be the magnetic field. So as the current is constant, we can write here B is inversely proportional to A. दैट मीन्स पॉइंट P का डिस्टेंस बहुत कम है तो फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी. तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के बिल्कुल पास के पॉइंट्स पे स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड, दूर जाएंगी तो फील्ड यहाँ पे घटती जाएगी. मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस पे ग्राफ कैसा बनेगा? सो अब देखिए ये हो गया डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड. तो ग्राफ विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. क्या देखेंगे आप कि जब डिस्टेंस बहुत ही कम था फील्ड ज्यादा, डिस्टेंस बढ़ती गई और फील्ड घटती गई. So this was the inverse relation between the magnetic field and the distance of the point of observation. And now let us take case number 2, that when wire is infinite but the point P is near one of the ends. यहाँ पे हो या यहाँ पे हो तो क्या होगा? So case number 2 is that when point is near the end of the wire, तो क्या होगा? या तो phi1 या फिर phi2, either of phi1 और phi2 कितना होगा? मान लीजिए यहाँ पर तो एक 90 का होगा और दूसरा 0 का होगा. यदि यहां बात करेंगे पॉइंट P यहां पर होगा तो क्या होगा? देखिए आप, तो phi1 0 हो गया, phi2 90 हो गया. तो हम बोलेंगे ईदर ऑफ phi1 और phi2 इज 0, और जो अदर एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? अदर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो मैग्नेटिक फील्ड B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 pi A. दिस विल बी साइन ऑफ 0 डिग्री प्लस साइन ऑफ 90 डिग्री. कैन यू गेट इट? एक एंगल 0 का एक 90 का. सो इन दैट केस B will be equal to mu naught I divided by 4 pi A. So this is the formula for magnetic field when point P is near one of the ends of that infinite long state current carrying conductor. ये point P चाहे upper end पे हो चाहे lower end पे हो, दोनों केसेस में this is the formula for the magnetic field in this case. Now you know what is the magnetic field due to a long state current carrying conductor. तो क्वेश्चन करते हैं एक. मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है whose length is given and this is finite conductor, so length is L. So what we said, finite conductor. Obviously length जब दे रहे हैं L है तो कंडक्टर फाइनाइट ही होगा ना यहाँ पर. तो फाइनाइट कंडक्टर है, उसका लेंथ L है, and you are to find the magnetic field at a point P which is lying on perpendicular bisector of this conductor. That means O is midpoint and OP is perpendicular bisector. तो जाहिर सी बात है कि length of the upper part भी L by 2 होगा and length of the lower part भी L by 2 ही होगा. Distance तो A मान लीजिए, and let I is the current through this conductor. So we are to find the magnetic field at this point P due to this current carrying conductor. तो कंडक्टर फाइनाइट है, हमें पता है फार्मूला B is equal to mu naught I divided by 4 pi A, and this should be sin phi 1 प्लस साइन ऑफ phi2. अब यहाँ phi1 कितना है और phi2 कितना है? सो दिस इज अवर phi1 एंड दिस इज अवर phi2. अब देखिए phi1 और phi2 बराबर हैं कि नहीं, क्योंकि ये भी L by 2 ये भी L by 2, बोथ द परपेंडिकुलर्स आर सेम. सो हम लिखेंगे कि यहाँ पर phi1 इज इक्वल टू phi2, मान लो वो phi है. यानी यदि sin phi निकाल दिया जाए तो sin phi प्लस sin phi उसका डबल होगा तो आंसर निकल जाएगा. तो सीधी बात ये हुई कि हमें यहाँ पे sin phi निकालना है. सो व्हाट इज परपेंडिकुलर? L by 2. एंड व्हाट अबाउट दिस साइड? तो ये परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, वी कैन फाइंड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. दिस इज L by 2 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट. सो sin phi is equal to perpendicular divided by hypotenuse. This is L by 2 whole square plus A square whole square root. And that becomes L by 2 divided by L square by 4 plus A square. L square by 4. LCM लेंगे, that becomes L square plus 4A square and divided by 4 root is 2. 2 and 2 cancel. So we get L divided by L square plus 4A square root. This is sin of phi. So what is magnetic field? Can you find? This is mu naught I divided by 4 pi A. And this is sin phi plus sin phi. 2 times sin phi. So 2 times this. This is 2 times L square plus 4A square. And this is its square root. So this is the magnetic field at point P, which is lying on the perpendicular bisector of a finite conductor. तो यदि आप इस फॉर्मूला को रिकॉल कर पाए तो आप किसी फाइनाइट लेंथ के कंडक्टर के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर सीधा भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट? Now we have found the magnitude of magnetic field at a point due to long state conductor
फाइनाइट एज वेल एज इनफाइनाइट। अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। कंसीडर दिस इज अवर कंडक्टर and current is flowing in the upward direction. So how to find the direction of magnetic field? By using right hand thumb rule. This is very handy method, right hand thumb rule. और क्या करना है आपने इसमें कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको राइट हैंड में होल्ड करना है। और कैसे होल्ड करना है? So this is our conductor and you are to hold the conductor in the right hand in such a way that current goes in the direction of our stretched thumb. That means यदि करंट का डायरेक्शन ऐसे होता मैं इसको ऐसे होल्ड करता, यदि ऐसे तो इस तरह से। दैट मीन्स जो करंट का डायरेक्शन है उसी तरफ हमारा ये स्ट्रेच थंब पॉइंट करना चाहिए। एंड आफ्टर होल्डिंग इट अलोंग योर स्ट्रेच थंब, नाउ फोकस ऑन द कर्ल ऑफ द फिंगर्स। फिंगर कैसे घूम रही हैं? ये फिंगर्स हमारी क्लॉकवाइज हैं या एंटी क्लॉकवाइज हैं? सो व्हाट आई कैन से, कर्ल ऑफ माय फिंगर्स इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हियर। सो लेट दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q। पहले इसको होल्ड कर लिया राइट हैंड में। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट P इज ऑन दिस साइड, तो यहाँ पे हमारे जो फिंगर्स हैं दे आर गोइंग इनसाइड। हमारा जो कर्ल ऑफ द फिंगर है वो इनसाइड जा रहा है और यहां से घूम के बाहर आएगा फिर। सो एट पॉइंट P द कर्ल ऑफ फिंगर इज इनवर्ड। कैन यू सी दिस इज इनवर्ड। और जब आप यहाँ घूम कर आएंगे तो पॉइंट Q पे दिस विल बी आउटवर्ड। तो पॉइंट Q पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है और पॉइंट P पे फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है। इसको क्रॉस से दिखा रहे हैं और इसको हम डॉट से। So dot mean the magnetic field is coming towards you and cross means field is going away from you. So what you can see here, if the current is in the upward direction, then magnetic field is anti-clockwise. This is anti-clockwise. और हमने ये भी देखा कि B is inversely proportional to A. That means A is less, तो field is more. और same distance पे यदि point होगा तो वहां पर magnetic field भी same होगी। That means magnetic field is along one सर्कल, और इस सर्कल के सभी पॉइंट्स के ऊपर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। और इसका डायरेक्शन क्या हुआ? डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट? दिस इज इनवर्ड इन दिस साइड एंड दिस इज आउटवर्ड इन दिस साइड। यू कैन क्लियरली सी इनवर्ड हेयर एंड आउटवर्ड हेयर। ओके, थोड़ा सा पॉइंट दूर लिया जाए तो क्या होगा? पॉइंट दूर करेंगे तो थोड़ी फील्ड कम हो जाएगी, लेकिन उस डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पे फिर से मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी। दैट मीन्स अनदर सर्कल, और अनदर सर्कल जो बनाया हमने उसका भी सेंस क्या रहेगा? सेम, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन फर्क क्या पड़ा? इट्स मैग्नीट्यूड डिक्रीज्ड, क्योंकि ए बढ़ गया है। थोड़ा ए और बढ़ा दीजिए तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी और कम हो जाएगी, लेकिन हम क्या देखेंगे? इसका जो सेंस हो, इसका डायरेक्शन विल रिमेन सेम। दैट मीन इट विल बी अगेन एंटी क्लॉकवाइज। सो वी कैन कंक्लूड दैट व्हेन करंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, the magnetic field lines are anti-clockwise and these are concentric circles lying in the same plane. And what happens when the current is flowing in the downward direction? What is the rule? Same rule. So here also we'll use right hand thumb rule, लेकिन यहाँ पर जो direction है current का वो नीचे की तरफ को है। So this is our sense of rotation and this is clockwise now. That means now the magnetic field lines are clockwise. So this is the direction of magnetic field. So if point is here, this is coming towards you and from here it is entering. Can you get it? This is the position now. So in this region the field lines are coming towards you और यहाँ से these are going away from you. So this is clockwise. So सीधी बात कर ले फिर से कि when the current is in the downward direction then magnetic field clockwise. और इसके लिए माइंड मैप, एक क्लॉक है दीवार पे लटकी हुई और it falls, right? It comes down. That means current is in the downward direction, then magnetic field in the clockwise direction. और यहाँ पर भी डिस्टेंस को चेंज करने से फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी concentric circles right around this conducting wire and all will be in the clockwise direction because current is in the downward direction. So downward clockwise, upward anti-clockwise. Downward clockwise, upward is anti-clockwise. तो अभी जो आपने सीखा उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। दो वायर्स, एक में करंट ऊपर जा रहा है, एक में करंट नीचे आ रहा है। करंट दोनों सेम है और पॉइंट P जो बिल्कुल बीच में है वहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। डिस्टेंस दिया वायर्स का, इनके बीच का डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर। ओके, कैसे किया जाए? पहले तो सोचो कि ये फील्ड कहीं जीरो तो नहीं हो रही है, ये अपवर्ड है एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन इसके एंटी क्लॉकवाइज तो ये इनवर्ड हुआ, तो इसके कारण जो फील्ड है वो तो इनवर्ड है, कंफर्म हो गया। अब इसकी बात करते हैं। यदि ये फील्ड आउटवर्ड हुई, मान लो यदि ये फील्ड आउटवर्ड होती है फिर तो दोनों का वैल्यू I का सेम है, दे शुड कैंसिल। लेकिन चेक करते हैं। अब यहाँ पे करंट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, फील्ड लाइंस विल बी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब कि यदि यहाँ पे होता पॉइंट वो इस तरफ
तब तो वो बाहर को होता, लेकिन इधर तो ये भी अंदर को ही है। दैट मीन्स एट पॉइंट P द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो व्हाट इज B1 एंड व्हाट इज B2, दोनों सेम होंगे, क्यों? डिस्टेंस सेम है, पूरा 5 सेंटीमीटर है, हाफ कितना हो गया? 2.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P? दिस इज B इज इक्वल टू 2 टाइम्स समथिंग। वो समथिंग कितना होगा? कौन सा लगे फार्मूला? अब दिया नहीं यहाँ पे कि वायर कौन सी है, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो हम यहाँ पर वायर को इनफाइनाइट मानेंगे। तो यहाँ हम लगाएंगे फार्मूला म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए। पुट द वैल्यूज। 2, व्हाट इज म्यू नॉट? हमने कल पढ़ा था म्यू नॉट बाई 4 पाई इज 10 पावर माइनस 7 यूनिट्स। सो व्हाट इज म्यू नॉट? म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 यूनिट्स। दैट मीन म्यू नॉट की जगह लिख दिया 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। व्हाट इज आई? 10 एम्पियर। और यहाँ पे 2 पाई एज इट इज। एंड व्हाट इज ए? A is 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 10 रेज पर माइनस 2 मीटर। SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको भी। So finally we get 2 pi 1s and 2 pi 2s, and this becomes 2 2s are 4 divided by 2.5 multiplied by 10 raised power. This is minus 6 and plus 2 is minus 4, and finally this is 1.6 into 10 raised power minus 4 Tesla. So this is a magnetic field at this point P. लेकिन क्या होता यदि ये भी करंट ऊपर की तरफ ही होता? सोचिए, दोनों करंट अब सेम डायरेक्शन में है, तो इसके कारण एट दिस पॉइंट इट वाज इनवर्ड, और इसके कारण एट दिस पॉइंट इट वाज आउटवर्ड। और क्योंकि करंट का वैल्यू सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो ये B1 माइनस B2, तो यहाँ पर नेट फील्ड 0 हो जाता। अब ये केस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे पास एक वायर थी जिसका लेंथ था 8A, और हमने इस वायर को एक स्क्वायर की फॉर्म में बेंड कर दिया। दिस इज अवर वायर विच इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर नाउ। तो ये 8A थी पहले पूरी वायर, अब ये 2A एंड एवरी पार्ट इज 2A। दैट मीन 2A is the length of each side of this square. And if the current through this square is I, we are to find what is the magnetic field at point P. कैसे निकाला जाए? अब ये पॉइंट P है एंड दिस इज रेफरेंस लाइन, बाकी सारा भूल जाइए, सिर्फ फोकस करो कि ये पॉइंट P है एंड दिस इज अवर लाइन। तो क्योंकि डायग्राम सिमेट्रिक है, तो AD के कारण यदि हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाए, उसका 4 टाइम्स कर देंगे, सभी निकल जाएंगी। यदि यहाँ पर डायरेक्शन सेम होगा तो लेट अस चेक द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। पहले बात करिए इस आर्म की, तो यहाँ पर दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट and curl of fingers points towards you. That means curl of the fingers points outward. जब यहाँ गया तब भी कहाँ को है ये outward, और इस आर्म के लिए this is the direction of current, right? और यहाँ पर भी ये point P से magnetic field is upward. और यदि यहाँ बात की जाए this is direction of flow of current, तो यहाँ से भी ये upward ही हो। That means it is always towards you. That means यहाँ पर net magnetic field will be 4 times the magnetic field to anyone. तो anyone के कारण जो B1 होगा वो कितना होगा? तो ये फाइनाइट कंडक्टर है, इसका सीधा भी आपने किया था फार्मूला, लेकिन मान लेते हैं कि आप एंगल से ही करिए इसको। यू नो व्हाट इज φ1 एंड व्हाट इज φ2, ये 90 होगा, स्क्वायर की प्रॉपर्टी। सो दिस इज 45 एंड दिस इज आल्सो 45। सो फार्मूला यू नो, दिस इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए, एंड दिस इज साइन ऑफ φ1 45 डिग्री plus again sine of phi2. Phi2 is also 45 degree. That becomes mu naught I divided by 4 pi a, and sine 45 is 1 by root 2. This is 2 times, so 2 times 1 by root 2. Right? इसको solve कर लीजिए. This is mu naught I divided by, this cancels. This is 2 root 2 pi a. So this was B1, and total magnetic field is 4 times B1 because the field is symmetric here. And direction will be outward, वो तो पता लगेगी आपको। And what is the magnitude? 4 times B1, वैल्यू पुट कर लीजिए ना। B is equal to 4 times B1, अभी निकाला आपने, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 पाई A। तो ये 2 से कटा, दिस इज 2 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय रूट 2 पाई A, और नीचे रूट 2 नहीं चाहिए, तो 2 को लिखा रूट 2, एक रूट 2 कट गया। दिस इज रूट 2 टाइम्स म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय पाई ए। सो ये हो गया मैग्नीट्यूड उस फील्ड का जो पॉइंट P के ऊपर है इस स्क्वायर के कारण, और इसका डायरेक्शन इज आउटवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर। तो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हमने सीख लिया। इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं इन 2 क्वेश्चंस में। अब दिस इज वन इक्विलैटरल ट्रायंगल, सभी लेंथ L हैं, और हमें पता करना है कि जो सेंट्रॉइड है वहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा।
अब करंट चाहे किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना हो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम ही होगा। सो व्हाट वी कैन से कि यदि पॉइंट P पर किसी एक लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी जाए, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी टोटल मैग्नेटिक फील्ड। सेम हियर, दिस इज रेगुलर हेक्सागन, और यहाँ पर भी हमें इसके सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो किसी भी एक लेंथ के कारण, जैसे मान लो मैंने ये लेंथ लिया, इसके कारण यदि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी जाए, अभी देखिए हमने किया था कुछ ऐसा ऐसा, राइट, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट दैट। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि हमें यहाँ पर ए का पता नहीं कि व्हाट इज ए नहीं दिया हमें, दिस लाइन इज नॉट गिवन, और यहाँ पर भी ये ए है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट फ्रॉम दिस कंडक्टर, ये नहीं पता है। तो कैसे पता लगे? तो हमें पता है कि इन द इक्विलैटरल ट्रायंगल दिस एंगल, विच एंगल, दिस एंगल एज ए होल इज 120 डिग्री, और ये इसको बाइसेक्ट करता है, तो ये भी 60 हुआ और ये एंगल भी 60 हुआ। दैट मीन आप किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लीजिए, मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं ये पूरा लेंथ ए है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये l/2 होता है, यू नो इट वेल, और हमें ये साइड पता करनी है, दिस इज ए, तो यहां हमारा फॉर्मूला हुआ l/2 इज द परपेंडिकुलर, 60 के सामने देखिए, डिवाइडेड बाय ए, एंड दिस इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 60, तो यहां पर ए कैलकुलेट हो जाएगा एल की टर्म्स में, इज इट, लेकिन ए तो निकल गया। सो यूजिंग दैट वैल्यू ऑफ ए, आप एक लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी टोटल फील्ड। यहां बात करते हैं अब यहां ये ए कैसे निकाला जाए। नाउ दिस इज आवर एल, दिस इज एल, दिस इज एल, दिस इज एल, तो हमें पता है कि रेगुलर हेक्सागन में ये सारी साइड बराबर होती है, इसका मतलब कि ये एल हो तो ये साइड भी एल हो गई, और ये पूरी साइड एल है तो ये l/2 हो गई। तो यहां से यू कैन फाइंड दिस, तो कैसे भी फाइंड कर लीजिए, या फिर ये एंगल 60 का होता है, सो दिस इज 30 एंड दिस इज आल्सो 30, तो आप यहां से इस साइड को निकाल सकते हैं। तो जब आप इस लेंथ को निकाल चुके होंगे, तो लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके कारण फील्ड इंटू 6, दैट विल गिव यू टोटल फील्ड एट दिस पॉइंट, और ये फील्ड भी एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। And you can clearly see, if I take the direction of current here, so this will be inward, and if I take the direction of current downward, so this will be upward, and to every segment this field will be in the same direction. I hope this idea is clear. तो आज के लिए इतना ही काफी। आज हमने बायट-सैवर्ट लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन किया, एक लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होता है, आज हमने ये डिस्कस किया। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। प्लीज टेक केयर।